कांग्रेस ने बहुत लंबा शासन किया है, पैसे में कमज़ोर नहीं है वो, पैसा इतना है। और मोदी जी भी इसलिए नहीं डरते कि उसके साथ पब्लिक है, मोदी जी इसलिए डरते हैं कि उसके पास में पूरी जानकारी है इस देश की कमज़ोरियों की। उसे मालूम है कि इस देश के शरीर में कौन से हिस्से में दर्द है, वो उस जगह पे अपने पैसे वाला डंडा मार सकती है। इन कांग्रेसियों की करतूतें तो ऐसी हैं कि ये अब तक सब जेल में हो जाने चाहिए थे। राम राम कर रहा हूँ जी, मन में ले लेना। आज मुद्दा अपना किसान आंदोलन का है। किसानों ने मार्च कर दिया दिल्ली की तरफ। अच्छा, इसमें जो किसान हैं और सिर्फ पंजाब के हैं और थोड़े बहुत हरियाणा से भी हैं, थोड़े बहुत उत्तर भारत से भी हैं, लेकिन मैक्सिमम पंजाब से ही हैं। उनकी एक मांग है पहली, जिसमें कि उन्हें सारी फसलों पे MSP मिलनी चाहिए, मिनिमम सेल्स प्राइस। और ये वैसे होना भी चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि किसानों को अपनी फसल पैदा करते समय डर नहीं होगा कि हाँ, अगर मैं इस फसल को पैदा कर रहा हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ये फसल फेंकनी पड़े। जब मेरी फसल तैयार होगी तब मैं इसको मंडी में ले जा कर के बेचूँगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे उतना भी पैसा ना मिल सके जितना मैंने इसे उगाने में लगा दिया है अपना। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत अपनी धाक विश्व में कहीं पे जाकर किसी चीज़ पे जमाता है तो उसमें सबसे पहले उसकी एक ताकत कृषि बन कर के आती है, क्योंकि वो कृषि उत्पादन में दुनिया में अपना एक अलग स्थान रखता है। तो जिस ताकत की वजह से भारत अपनी बातों को विश्व में रखता है, तो उस ताकत को देने के पीछे ये किसान ही हैं। तो किसानों को कम से कम जब तक अपने खुद की फसल करते समय सुरक्षित महसूस ना करेगा, तो ये भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। सरकार को इसकी तरफ जो भी संभव प्रयास हों वो करने चाहिए। मगर एक सवाल ये भी उठता है कि हमें MSP चाहिए, लेकिन किस कीमत पे चाहिए, हमें उसके बदले में कितनी कीमत हम चुका सकते हैं। आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, आज भारत जो है एक विश्व के अंदर बैठा हुआ एक सदस्य है, जहाँ पे सारे व्यापार चलते हैं। उनका एक सदस्य है जिसका नाम WTO है, शायद वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। भारत उसमें अपना एक सदस्य बन के बैठा हुआ है और उस संगठन का काम है कि जो विश्व में सारे व्यापार होते हैं, जैसे भारत से खाद्य पदार्थ खरीदे जाते हैं। अकेला भारत नहीं है जो खाद्य पैदा करता है, और भी कई देश हैं जिनमें ये भी रूस, यूक्रेन, चाइना वगैरह, ये भी इनका अच्छा खासा उत्पादन होता है। तो ये लोग आपस में ही ऐसा ना करें कि भाई, जैसे हम लोग देखते हैं आमतौर से अपनी मंडियों में कि अरे वो 50 रुपये किलो बेच रहा है, मैं 48 रुपये कर देता हूँ तो मेरा बिक जाएगा जल्दी। एक दुकानदार से अलग अलग रेटें रख लेता है अपनी दुकानदारी बढ़ाने के लिए। तो ये चीज़ें ना हों, इससे व्यापार की लाइन न टूटे, इसलिए उसमें तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी भूमिका निभाती है, जहाँ सबको एक जैसा मूल्य रख करके उनकी विक्रय या क्रय कराई जाती है। ये तो सिर्फ हो गया अपना खाने पीने का, लेकिन अभी इस समय विश्व सिर्फ खाने के ऊपर ही डिपेंड नहीं है। आज के समय हाँ, खाना सबसे पहले आता है, इंसान खाने के बिना नहीं रह सकता। लेकिन आज आप खुद महसूस करो, क्या आप मोबाइल के बिना अब सोच सकते हो कि रह सकते हो? क्या ये पैसे का लेन देन इतना आसान फिर रहेगा? तो वहाँ पे कई देश हैं जो और चीज़ों में उत्पादन अपना करते हैं, जैसे खाड़ी के देश हैं, वो ईंधन है उनके पास में, वो तेल का व्यापार करते हैं। यूरोप के देश हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी का व्यापार करते हैं, ऑटोमोबाइल का, गाड़ीज़ का। अमेरिका है, वो कई चीज़ों में व्यापार करता है। उसी प्रकार से हर देश अपनी अपनी जगह पे किसी न किसी चीज़ को लेकर के बैठा हुआ है कि भाई मुझसे ये खरीद लो, मुझसे ये खरीद लो। अब कोई वहाँ पर ऊपर नीचे न करे रेटों को कि भाई मेरे पास में है ये, मैं इतने में नहीं इतने में बेचूंगा, और इस देश को तो इतने में बेचूंगा, इस देश को इतने में बेचूंगा। ये चीज़ें न कर सके, इसलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को संभाल करके रखती है, सबको एक स्थिति में लेकर के चलती है। तो इतनी सी बात तो हमारी समझ में आ गई। तो हमें भी उसका आज के समय में मेंबर रहना और उसके साथ ही काम करने में ही फ़ायदे हैं, क्योंकि आज के दिन हमें भी मोबाइल चाहिए, हमें आज के टाइम पे गाड़ियाँ भी चाहिए, मोटरसाइकिलें भी चाहिए। अब आप सोच रहे होगे कि भाई गाड़ियाँ तो अपने देश में ही बन रही हैं, अपना देसी तो बना रहा है, टाटा बना रहा है, महिंद्रा बना रहा है, हम तो इसी से काम चला लेंगे, नहीं खरीदेंगे टोयोटा, नहीं खरीदेंगे किया, ठीक है मत खरीदो। लेकिन जो टाटा और महिंद्रा भी बना रहे हैं, उसमें जो पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो
वो पार्ट्स भी इंपोर्ट कर रहे हैं भैया अपना बाहर से ही, दूसरे देशों से। उन चीज़ों का भी तो व्यापार हो रहा है, उन चीज़ों को भी कोई दूसरा देश बनाता है, उससे फिर हम खरीदते हैं, तब ला करके ये फिर यहाँ पे कारें बनाई जा रही हैं। अब तो असेंबलिंग यहाँ पे बहुत हो रही हैं। मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम चलाया है मोदी जी ने, उसके चलते हुए आज अपने देश में कई सारी चीज़ें यहीं बनने लग गई हैं, मगर उनके पार्ट्स आते बाहर से ही हैं। पार्ट्स अभी यहाँ पे नहीं बन रहे सारे, कुछ पार्ट्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे मालूम चलता है ना कि कोई चीज़ बनाने के लिए, बैटरी बनाने के लिए यूरेनियम की आवश्यकता है, तो यूरेनियम अपने पास में था ही नहीं अपने देश में। लेकिन अभी मालूम चला था कुछ समय पहले कि हमें जो है जम्मू कश्मीर में शायद या हिमाचल में, मुझे याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे यूरेनियम की एक स्टॉक मिला है, जिससे हम अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर सकते हैं। तो वो मिल गया है, लेकिन नहीं मिलता तो हम डिपेंड है ना, फिर बैटरी बनाने के लिए हमें दूसरे देश से चाहिए। उसी प्रकार से जैसे गाड़ियाँ तो बना ली, डीजल चाहिए, बैटरी चाहिए तो फिर दूसरी जगहों से लेना भी पड़ेगा, और सही रेट में मिल जाए हमें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा किसी देश से संबंध खराब है तो वो हमें बेचना बंद कर दे, या फिर हमें उस रेट में बेचे जिस रेट में हम खरीद ही ना पाएँ। तो आज के समय में आवश्यकता तो मेरे हिसाब से हर चीज़ की है। हमें मशीनरी की भी आवश्यकता है, इवन हमें जो फर्टिलाइज़र हैं वो बाहर से हम महंगा खरीदते हैं और सस्ते में सब्सिडी दे करके किसानों को यहाँ पे देते हैं। तो अगर हम ये कीमत चुका सकते हैं कि हम बिना मोबाइल के, बिना गाड़ियों के सिर्फ खाना खाने पे रहेंगे, तो हम WTO से बाहर निकल सकते हैं। या फिर हम कंप्रोमाइज़ की स्थिति में रहेंगे कि कोई देश से हमारे संबंध बेकार हैं या कहीं से हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही है, तो हम उसके बिना फिर रहना शुरू कर देंगे। और WTO की शर्त है ये कि आप जिस क्षेत्र से जितना उत्पादन कर रहे हो, अगर सपोज़ करो कि हमारे देश ने 100 रुपये का उत्पादन किया, उसे हमने बाज़ार में ले जा कर के बेचा, हमें 100 रुपये वहाँ से मिले, तो हम उसमें से 10 रुपये तक ही किसानों की मदद कर सकते हैं, सिर्फ 10%। वो भी हम, क्योंकि हम विकासशील देश हैं, वरना जो विकसित देश हैं वो तो सिर्फ 5% ही कर सकते हैं। WTO ने ये भी सेट कर रखा है। तो उस चीज़ को देखते हुए अब ये हमें ही खुद ही सोचना पड़ेगा कि हम इन चीज़ों के बिना रह सकते हैं या हमें ये भी चीज़ें चाहिए। और जैसा भी चल रहा है ठीक ही है, सरकार एक कानून लेके आई थी 3, जिन्हें काला कानून बता दिया गया। हालांकि मैं कोई विशेषज्ञ तो हूँ नहीं, मैंने जो देखा था उसमें, जितना मैंने समझा था उस कानून को, मेरे हिसाब से मुझे कोई कमी नहीं नज़र आई थी। भाई आज के समय में अगर किसान सीधा व्यापारी से बॉन्डिंग कर ले रहा है कि ठीक है, मैं मैकडोनाल्ड अगर मेरे खेत पे आता है, मुझसे बोलता है कि तुम मेरे लिए आलू की खेती करो, मैं तुम्हें ये रेट दूंगा, अगर मेरा परता आ रहा है तो मैं उससे डील करूंगा, अगर नहीं आ रहा है मेरे तो फिर मैं नहीं करूंगा। मेरे हाथ में था, सब कुछ था, इसमें नुकसान किसका हो रहा था? और ये शायद सरकार का एक बीच का शॉर्टकट था, क्योंकि वो WTO के अंदर रहते हुए वो चाह करके भी किसानों को ज़्यादा सहूलियत नहीं दे सकता। मगर किसान अगर सीधा ही डायरेक्ट अपने आप ही कंपनी से डीलिंग करने लगेंगे तो वो अपने आप ही प्रॉफिट में आ जाएंगे। उनको एक तरीके से MSP तो हो गई उनके लिए कि वो जिस फसल को करने जा रहे हैं उसको ख़रीदार पहले से ही बैठा हुआ है, वो पहले से ही साइन करके बैठ गया है कि हाँ ठीक है, मैं इस रेट में तुमसे खरीदूँगा। तब इस चीज़ का इन लोगों ने विरोध किया था, काला कानून बता करके। इसमें कोई किसी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं थी कि नहीं कोई कंपनी आएगी वो ज़बरदस्ती करेगी या तुम्हारे खेत पे कब्जा करेगी। इवन डील होने के बाद में कंपनी पीछे नहीं हट सकती थी, किसान एक बार को पीछे हट भी सकता था, उतना भी उसको मार्जिन दिया था उस बिल में, उस कानून में, जो कि SDM लेवल पे उस चीज़ को किया जा सकता था। मगर तब इसका विरोध जो हुआ वो हमने देखा। अब विरोध जो हुआ कैसे हुआ था वो आप लोगों को याद आ जाना चाहिए। किसान तो बेचारे उस टाइम पे अपने खेतों में पानी दे रहे थे, उन्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। क्यों भाई, हम भी किसान हैं यार। मैं भी अभी 1-2 दिन बाद जाऊंगा, अभी बच्ची का एग्जाम है इसलिए नहीं जा पाया हूँ। कल से हमारी भी आलू की खुदाई स्टार्ट हो गई है। वहाँ पे किसान मौज मना रहे थे, वो किसान थे। एक से एक वेरिएंट गाड़ी थी वहाँ, लग्जरी कार्स की लाइनें लगी हुई थी, दारू पी जा रही थी, दारू पिलाई जा रही थी। और उन किसानों ने ही जो दिल्ली में जो तांडव किया था वो भी आपको याद होगा। बस हम और आप सोते रहे ये सोच करके कि चलो किसानों के द्वारा हो रहा है। क्या वो किसानों की गतिविधियाँ लग रही थी? लाल किले पे जाकर के आप झंडा लगा रहे हो, क्या चीज़ साबित करना चाह रहे हो? क्या वो किसान का झंडा लगाया था आपने? हमारे देश से कई हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हमारे देश के दुश्मन, जो कि हमारे देश का बंटवारा करना चाहता है, खालिस्तान बनवाना चाहते हैं, उन्होंने बोला था कि लाल किले पे जाके
झंडा फहरा दो, झंडा फहरा दिया गया। तुम लोग सोचते रह गए कि किसान ही तो विरोध कर रहे हैं। बीच में एक दो आ गए डकैत भी, जिन्हें अच्छा खासा सपोर्ट मिल गया। कांग्रेस ने बहुत लंबा शासन किया है, पैसे में कमज़ोर नहीं है वो, पैसा इतना है। और मोदी जी भी इसलिए नहीं डरते कि उसके साथ पब्लिक है, मोदी जी इसलिए डरते हैं कि उसके पास में पूरी जानकारी है इस देश की कमजोरियों की। उसे मालूम है कि इस देश के शरीर में कौन से हिस्से में दर्द है, वो उस जगह पे अपने पैसे वाला डंडा मार सकती है। बहुत शॉर्ट में बोला है मैंने, लेकिन इस बातों को आप गहराई से समझना और सोचना। इन कांग्रेसियों की करतूतें तो ऐसी हैं कि ये अब तक सब जेल में हो जाने चाहिए थे, मगर नहीं है, तो वो सिर्फ इसीलिए। आपने अगर कश्मीर फाइल्स मूवी देखी होगी तो उसमें एक लाइन है, वो मुझे बिल्कुल सटीक लगी थी। आप भी सुनो उस लाइन को। सारा इकोसिस्टम तुम्हारी सपोर्ट में आ जाएगा। मैम, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आपके इतने डीप कॉन्टेक्ट्स हैं कश्मीर में। गवर्नमेंट भले ही उनकी हो कृष्णा, सिस्टम तो हमारा है। ये सच्चाई है। आज भी इसके पीछे कहीं ना कहीं खालिस्तान सपोर्ट है, क्योंकि बात को मनवाना और अपने देश के हित को जानना, अपनी जिद पे अड़े रहना। अगर मुझे मालूम चले कि मेरे देश को मेरे आलू की एमएसपी होने से नुकसान हो रहा है, तो मुझे एमएसपी नहीं चाहिए। मैं नहीं करूँगा आलू। अगर मुझे नुकसान हो रहा है तो मैं वो फसल करूँगा जिसमें एमएसपी है। अभी आलू एमएसपी के अंडर में नहीं आता है, आलू की एमएसपी नहीं है। आलू का किसान 3 साल नुकसान उठाता है, चौथी साल जा करके उसकी भरपाई करता है। मगर ऐसे आलू की फसल मैं क्यों करूँगा जब मुझे मालूम चल जाए कि भाई ठीक है, इसमें एमएसपी भी नहीं है और इसकी रेट भी कम है, ये बिकता ही नहीं ठीक से। मैं अगली साल वो फसल करूँगा ना जिसपे एमएसपी है। ऑलरेडी 23 फसलों पे एमएसपी दे रही है सरकार, उनमें से कोई सी भी एक कर लूँगा। कांग्रेस को मालूम है कि ऐसा नहीं हो सकता है। ये भली भांति जानती है कांग्रेस कि मोदी जी चाह कर के भी किसानों को ये राहत नहीं दे सकते, इसीलिए तो वो खेल खिलवा रही है ये वाला। मगर ये हमें और आपको समझना पड़ेगा। जितनी जल्दी हम लोग जागरूक हो जाएंगे, उतनी ही जल्दी हम अपने देश को मजबूत स्थिति में ले आएंगे। ये देश हमारा है, हमें इसको आगे लेकर चलना है, हर चीज़ को समझते हुए चलना है। हमें इन नेताओं की कठपुतली नहीं बनना है, जो कि समय कुछ आए हुए ये चंद किसान बने हुए हैं। किसान बोल रहा हूँ क्या, ठीक है, होंगे भी, लेकिन हम ऐसे किसान क्यों बने जो सिर्फ और सिर्फ अपना ही भला देख रहा है, अपने देश के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा है। अरे सोचो, वो फर्टिलाइज़र आपको देना बंद कर दें, आप क्या इतनी ही फसल फिर से करने लग जाओगे? हरित क्रांति आई थी, स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट है उसी को आगे लेके चल रहे हो, उसको कर लो। अरे उन्होंने उस टाइम पे बनाई होगी, चलो उस समय के हालातों को देखते हुए, तब WTO था कि नहीं था वो अलग विषय रहा होगा, लेकिन आज की स्थिति के हिसाब से ये चीज़ें होनी चाहिए। आप एक तरफ उसका एक शॉर्टकट बाईपास निकालने की सरकार ने कोशिश की, आप उस कानून को वापस करवा दे रहे हो। आप इनको किसान मान रहे हो। एक ऐसा किसान आया है जिसने बैठ करके बातों ही बातों में उसके मुंह से निकल गया कि हमें तो ये जो राम मंदिर बना है, इससे जो मोदी का ग्राफ ऊपर बढ़ गया है, ये राम मंदिर बनने से जो मोदी का ग्राफ ऊपर बढ़ गया है, हमें तो वो नीचे करना है। उसे भी सुन लो। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली NCR में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। इस बीच एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें प्रदर्शनकारी नेता का कहना है कि राम मंदिर की वजह से PM मोदी का ग्राफ ऊपर चला गया है, जिससे काफी नुकसान है। वीडियो में वो ये भी कह रहे हैं कि क्या कम दिनों में ग्राफ नीचे किया जा सकता है। मोदी ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? वो सीधी मांग कर रहे हैं, WTO से हट जाओ, मुक्त व्यापार करो। इतना लालची तो नहीं हो सकता हमारा देश। हम तो वसुदेव कुटुंबकम को भी मानते हैं, ये पूरा विश्व हमारा है, पूरा विश्व एक परिवार है। कई सारे देश हैं, अफ्रीका में हैं और भी कई सारे देश हैं जो इतनी गरीबी में जी रहे हैं। उनकी स्थिति अभी इतनी नहीं है कि वो बढ़े हुए भावों में अपने परचेजिंग कर सकें खाने पीने की। तो आप खुश रहोगे कि आपको पैसा मिले इतना कि आप जो अभी फॉर्च्यूनर में घूम रहे हो, कल को आप रोल्स रॉय में घूम लोगे। इतना फ़र्क आ जाएगा आपके जीवन में अगर आपको पैसा मिल जाएगा तो। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप वसुदेव कुटुंबकम मानते हो, तो दूसरी तरफ दूसरे देश में कोई भूखा बैठ के रो रहा होगा कि मेरे पास आज शाम के लिए खाने के लिए रोटी नहीं है। शाम के लिए छोड़ो, वो बेचारे 2-2, 3-3 दिन तक खाना नहीं खाते। अब जाके देखो, अब जाके मत देखो, मोबाइल पे देख लो, कई सारे देश हैं ऐसे।
सरकार के पास में कोई ऐसा तो चीज़ है नहीं कि नहीं वो अपनी जेब में हाथ डालेगी और निकाल लेगी पैसा। अगर आपको मानो वो पैसा देना स्टार्ट भी कर देगी, MSP आपको एक्स्ट्रा पैसा भी देगी, तो सीधी सी बात है वो उसको फिर ओवर रेट में भी बेचेगी। विश्व में ओवर रेट पे बेचेगी तो वो देश जो पहले से मर रहे हैं वो तो और मरेंगे फिर खाने के लिए। तब वो कुटुंबकम वाली तो चीज़ हमारी नज़र नहीं आएगी इस चीज़ को करते हुए कि हमने सिर्फ और सिर्फ अपना भला देख लिया, हमने अपने परिवार के दूसरे सदस्य के बारे में सोचा ही नहीं। चलो ये हमारी सोच थी, हो सकता है किसी की सोच से मैच करे या ना करे। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।